हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लासेस। माय नेम इज़ फिरोज अली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बल्कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो एनिमेशन की पहली वीडियो थी, उसी वीडियो की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। सबसे पहला टॉपिक इसमें होगा अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम यूज करता हूँ। भाई सप्लायर से के पास से माल पहुंचा, कच्चा माल पहुंचा किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर के पास बनाने के बाद, उसको प्रोडक्ट बनाने के बाद वो पहुंचेगा किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर के पास, देन उसके बाद कंज्यूमर के पास। एक प्रोसेस में प्रोडक्ट बनता है, ऐसा नहीं होता कि एकदम ही प्रोडक्ट बन जाता है। एक लंबी चेन का सामना करना पड़ता है प्रोडक्ट को। सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एंड देन फाइनली पहुंचता हुआ किसके पास? कंज्यूमर के पास। तो यानी यहां से लेकर यहां तक जो वस्तुएं होती हैं, यहां से लेकर सप्लायर से लेकर यहां तक रिटेलर तक जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को कहा जाता है मध्यवर्ती वस्तुओं। कौन सी वस्तु कहा जाता है? मध्यवर्ती वस्तु, लिखा हुआ है ये। और जो कस्टमर के पास पहुंच जाती है तो वो क्या कहलाती है? अंतिम वस्तुएं। क्या कहलाएगी? अंतिम वस्तुएं। यानी अगर उसमें कुछ ना कुछ काम होना बाकी है, कुछ होना बाकी है, उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है, दोबारा बिक्री होनी बाकी है, तो वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। और कस्टमर के पास जब वो पहुंच जाती है तो ना तो उसमें मध्यवर्ती होनी बाकी होती है, ना दोबारा बिक्री होती है, ना ही कस्टमर उसको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है। तो यानी ये सारी कंडीशन किसकी है? अंतिम वस्तुओं की। इसको पॉइंट्स की फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मध्यवर्ती वस्तु में वस्तु होती है जो उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है और अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है। यानी उसमें कुछ ना कुछ काम होना बाकी है और अपने रेडी नहीं है। वो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कौन सी वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अभी मूल्य वृद्धि होनी बाकी होती है। यानी इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है। जैसे एक प्रोडक्ट लिया हमने हमने कच्चा माल लिया। कच्चा माल लिया हमने 1,000 रुपए का। अब 1,000 रुपए का कच्चे माल का हमने प्रोडक्ट बनाकर 1,500 में बेच दिया। कितने बेच दिया? 1,500 में। तो यानी कितनी वैल्यू एडिशन होगी इसकी? 500 की वैल्यू एडिशन हो गई। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो उद्देश्य होता है मध्यवर्ती वस्तुओं का, इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाने के लिए, यानी ये प्रॉफिट के लिए खरीदी जाती है। कौन सी वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु है। नेक्स्ट पॉइंट, इनको दोबारा बेचने के लिए खरीदा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आय की गणना में इनको शामिल नहीं करा जाता। यानी जब मैं राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा हूँ तो क्या होगा? उसकी गणना में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? अगर मैं इसको काउंट कर लूंगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था पीछे, एक ग्राफ बना हुआ था, अगर इसको मैं शामिल कर लूंगा तो इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। वो पहले एक बार शामिल हो जाएगी मध्यवर्ती के रूप में, एंड देन वो शामिल होगा किसके रूप में? अंतिम अंतिम के रूप में। तो ये वो क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। अब बात करते हैं अंतिम वस्तुओं को लेकर। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर एक बड़ा ही है, यानी लकड़ी बनाने वाला, लकड़ी का जो काम करता है, ठीक है, उसने लकड़ी खरीदी और उसकी क्या बना दी? कुर्सी बना दी, कोई प्रोडक्ट बना दिया। तो जो लकड़ी उसके द्वारा खरीदी गई है वो कौन सी वस्तु कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में? अंतिम वस्तु में। ये उत्पादन सीमा रेखा के अंदर थी, ये उत्पादन सीमा रेखा पार कर चुकी है, अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार है। इनको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कौन सी वस्तुओं को? अंतिम वस्तुओं को। इनमें मूल्य मूल्य वृद्धि हो चुकी है। ये आवश्यकता की संतुष्टि के लिए खरीदी जाते हैं और इनका पुनः बिक्री के लिए खरीदना नहीं खरीदा जाता है। ये लिखा है पुनः बिक्री के लिए, लिखा हुआ है पर नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर अंतिम वस्तु कौन पुनः पुनः बिक्री के लिए नहीं खरीदी जाती। राष्ट्रीय की गणना करते समय हम इनको शामिल करते हैं। क्यों? इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई डबल रोटी, जो उपभोक्ता ने वस्तु खरीदी है, डबल रोटी खरीदी है, वो कौन सी वस्तु कहलाएगी? अंतिम वस्तु। यानी उपभोक्ता तो कोई भी चीज खरीद रहा है, आटा, गेहूं, चावल, तो वो कौन सी वस्तु कहलाएगी? अंतिम वस्तु कहलाएगी। होपफुली आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, क्या एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती हो सकती है? बताइए आप। इसका आंसर होगा हाँ। एक ही वस्तु अंतिम वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। इसको समझने के लिए ग्राफ का यूज करता हूं मैं। डबल रोटी है, अगर उसको उपभोक्ता खरीदता है, कस्टमर खरीदता है, कंज्यूमर खरीदता है, तो ये कौन सी वस्तु कहलाएगी? अंतिम वस्तु कहलाएगी। लेकिन अगर यही ब्रेड अगर हलवाई के द्वारा खरीदी जाती है ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए, तो ये कौन सी वस्तु कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। ठीक है।
तो यानी क्या एक ही वस्तु अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती हो सकती है? तो हाँ, इसका आंसर आएगा हाँ, एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर? अंतिम उपभोग पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु है। उपभोक्ता वस्तु है और पूंजीगत वस्तु है। पहला टॉपिक है उपभोक्ता वस्तु को लेकर। उपभोक्ता वस्तुएं जो खरीदी जाती है आवश्यकता की संतुष्टि के लिए खरीदी जाती है, यानी जो भी वस्तु हम खरीदेंगे, उपभोक्ता जो वस्तु खरीदता है आवश्यकता की संतुष्टि के लिए खरीदता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनका अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए यूज नहीं किया जाता। किसका? उपभोक्ता वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो लाइफ है उपभोक्ता वस्तुओं की, वो अल्पकाल भी हो सकती है और दीर्घकाल भी हो सकती है। एग्जाम्पल, एक वॉशिंग मशीन खरीदी पर्सनल यूज के लिए। किसके यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो ये पर्सनल यूज के लिए अगर खरीदी है आपने, अपने आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो खरीदी है, तो ये वॉशिंग मशीन क्या कहलाएगी? उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। बात करते हैं पूंजीगत वस्तुओं को लेकर। पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है इनका। कौन खरीदता है? उत्पादक खरीदता है उत्पादन करने के लिए। जैसे मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, और इनकी लाइफ जनरली दीर्घकालीन होती है पूंजीगत वस्तुओं की। क्योंकि इनकी लाइफ दीर्घकालीन होती है, इसलिए इनको स्थिर परिसंपत्तियां भी कहते हैं, यानी फिक्स एसेट कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन खरीदी बिजनेस यूज के लिए, ये बिजनेस के लिए है। अगर बिजनेस के लिए वॉशिंग मशीन खरीदी है तो ये वो क्या कहलाएगी? पूंजीगत वस्तु। वही अगर वॉशिंग मशीन खरीदी है पर्सनल यूज के लिए तो वो क्या कहलाएगी? उपभोक्ता वस्तु। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं को चार भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? चार। पहला, टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं यानी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका मूल्य बहुत अधिक होता है और उनको कई सालों तक इस्तेमाल करते हैं। इनका मूल्य अधिक होता है और कई वर्षों तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, आपके घर में जो टीवी यूज हो रहा है, फ्रिज यूज हो रहा है, उनको क्या कहा जाता है? टिकाऊ वस्तुएं, इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं या अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। भाई इनकी जो लाइफ होती है, इनका मूल्य पहले अधिक नहीं होता, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और इनकी जो लाइफ होती है वो 1-1.5 साल होती है, ये लिखा है 1 वर्ष या अधिक समय के लिए, और मूल्य भी अधिक नहीं होता है। एग्जाम्पल, आपके घरों में कपड़े हैं, जूते हैं, स्पैक्स हैं, ये सारी जो इनकी लाइफ रहती है 1-1.5 साल, उनका मूल्य भी ज्यादा अधिक नहीं होता। तो इनको कहा जाता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, इनको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, गैर टिकाऊ या एकल उपभोग वस्तुएं। इनको वन टाइम ही यूज कर सकते हैं हम, एक बार यूज होने के बाद दोबारा इनका यूज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ब्रेड, दूध, एक बार यूज करने के बाद क्या इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं आप? नहीं। तो इनको कहा जाता है गैर टिकाऊ वस्तुएं, इनको एकल उपभोग वस्तुएं भी कहते हैं। पेट्रोल वगैरह हो गया, ये सारी की सारी चीजें वस्तुओं को कहलाती हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं, एकल उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। सेवाएं, सर सेवाएं वस्तु की कैटेगरी में? हाँ, ये भी वस्तुएं हैं। उपभोक्ता वस्तु के प्रकार पढ़ रहे थे हम, 3 प्रकार पढ़े हमने, टिकाऊ वस्तु, अटिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु। ये तो सेवा है। सेवा गैर भौतिक वस्तुएं, और गैर भौतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनको ना तो आप टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन वस्तुओं को कहा जाता है सेवाएं, यानी सर्विस कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, डॉक्टर की सर्विस ले रहे हैं आप, या वकील की सर्विस ले रहे हैं आप, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएंगी? सर्विस कहलाएंगी। उपभोक्ता वस्तुओं के 4 कैटेगरी बता दी मैंने, टिकाऊ, अटिकाऊ, गैर टिकाऊ और सेवाएं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं होती हैं? सोचिए, आप सोच के जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको जो भी वीडियो की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, ये एनिमेशन फॉर्म में, अगर ये आपको अच्छी लगती है, आपके फ्रेंड के लिए यूज़फुल है, आपके लिए यूज़फुल है, तो पहले तो उसको शेयर कर सकते हैं आप। अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा होगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। ऐसे कैसे सर? भाई वॉशिंग मशीन या स्विंग मशीन ली मैंने, सिलाई मशीन जिसको कहते हैं, अगर ये पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करी जा रही है तो ये उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। कौन सी वस्तु कहलाएगी? उपभोक्ता वस्तु। वही अगर स्विंग मशीन अगर टेलर इस्तेमाल कर रहा है तो ये क्या कहलाएगी? पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। तो इस हमारा आंसर होगा कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, क्योंकि अगर यूज पर्सनल है तो उपभोक्ता वस्तु है, और अगर यूज बिजनेस है तो पूंजीगत वस्तु कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, निवेश, इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत ही सिंपल सा ये है कि भाई
जो बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है, आमतौर पर अगर कोई हमें किसी को समझाना हो तो मैं समझा सकता हूँ कि बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसको मैं क्या कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट कहता हूँ। क्या कहता हूँ? इन्वेस्टमेंट कहता हूँ। जैसे हमने कोई बिजनेस शुरू करा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोली हमने, तो भाई ऐसे तो है नहीं कि वो बिजनेस ऐसे शुरू हो जाएगा, उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो भी पैसा आप लोग उसमें लगाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन बुक के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। निवेश यानी आई, पूंजी, स्टॉक में वृद्धि। जैसे कि पहले हमारे बिजनेस की कैपिटल जो थी वो 10 लाख रुपए की थी। कितनी थी? 10 लाख रुपए की। ओके सर। अब उसकी कैपिटल हमारे साल के स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए की थी, अब साल के एंड में जो है 19 लाख रुपए की हो गई। 19 लाख रुपए की। यानी कितना चेंज आ गया इसमें? 9 लाख रुपए का। इस 9 लाख रुपए को कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट या निवेश कहा जाएगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स की बात करी जाए तो स्थिर निवेश। स्थिर निवेश में सिंपल सा बात यह है कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, यानी जब स्थिर परिसंपत्ति जिसको कहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, प्लांट हो गए, मशीन हो गए, इस पे जो पैसा खर्च करा जाता है और फिक्स टाइम के लिए, लंबे समय के लिए पैसा खर्च होता है, तो इसको कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या स्थिर निवेश कहते हैं। अगर इसको निकालना हो स्थिर निवेश तो कैसे निकालेंगे? भाई मेरे पास जो है मशीनें हैं। कितने की है सर? मैंने मशीनें मानी साल के स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए की। कितने की? 3 लाख रुपए की। अब साल के एंड में जो मशीन हो गई मेरे पास 5 लाख रुपए की हो गई। कितने की? 5 लाख रुपए की। तो कितना चेंज आ रहा है यहाँ पर? 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख रुपए क्या कहलाएगा? स्थिर निवेश कहलाएगा। फॉर्मूला लिखा है मैंने, लेखा वर्ष के अंत में स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक माइनस लेखा वर्ष के आरंभ में स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक। नेक्स्ट टॉपिक, माल सूची निवेश। भाई ये स्थिर निवेश है, ये लॉन्ग टर्म का है, ये शॉर्ट टर्म का है। माल में जो हमारा पैसा फंस जाता है, माल, तीन तरह के स्टॉक होते हैं हमारे पास, तैयार माल, अर्ध तैयार माल और कच्चा माल। ये तीन तरह के स्टॉक हो गए। जैसे अगर हमारी हम बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, टी शर्ट्स बनाते हैं, तो अब कच्चा हमने इस कच्चा कपड़ा लेकर आए, इस्तेमाल कर लिया, कपड़ा लेकर आए, इस्तेमाल कर लिया, कपड़ा लेकर आए, ऐसे एज इट इज बच गया। साल का एंड पे हमें क्लोज करना पड़ता है, 31 मार्च को हमें क्लोज करना पड़ता है। तो जो कपड़ा बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? कच्चा माल का स्टॉक। ओके। इसका तैयार माल का, शर्ट्स रेडी हो गई, बिल्कुल रेडी हो गई, पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई, लेकिन वो इस साल बिक नहीं पाई, तो तैयार माल स्टॉक। ओके, दो तरह के स्टॉक बता दिए। तीसरी कैटेगरी, शर्ट इनकम्प्लीट है, कुछ तो काम हो गया, कुछ बाकी है इसको, तो इसको कहा जाएगा अर्ध तैयार स्टॉक कहा जाएगा। निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। माल सूची निवेश, लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक, और माइनस लेखा वर्ष के आरंभ में माल सूची स्टॉक। अच्छा, इसी को माल सूची निवेश को ही कहा जाता है स्टॉक में परिवर्तन। होपफुली आपको निवेश वाला, इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम, स्टॉक और प्रवाह में अंतर। स्टॉक और प्रवाह में अंतर। भाई इसको समझने के लिए पहले एक हम डायग्राम समझते हैं पहले। भाई ये है पानी की टंकी। ओके सर। ये इसका इनफ्लो का पाइप जिसमें से पानी आता है, ये इसका आउटफ्लो का पाइप, पानी इनकमिंग का पानी यानी जिससे पानी भरता है और जिससे पानी जाता है। ठीक। अब इसमें जो पानी रखा हुआ है टंकी के अंदर, उसको क्या कहा जाएगा आपके हिसाब से? स्टॉक कहा जाएगा या प्रवाह कहा जाएगा? सोच के बताइए आप, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। इसको कहा जाएगा स्टॉक। क्या कहा जाएगा? स्टॉक। और इसमें जो पानी भर रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रवाह। इसमें से जो पानी जो निकल रहा है क्या कहलाएगा? प्रवाह कहलाएगा। तो यानी सिंपल सी बात यह है कि जो इसमें पानी रखा हुआ है वो स्टॉक है, और जो पानी इसमें से भर रहा है या निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रवाह कहलाएगा। ये तो हो गई एक जनरल डेफिनेशन इसकी, हो गई स्टॉक और प्रवाह की। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है स्टॉक और प्रवाह, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो आपको अंतर की फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर एक तरीका ये भी है उसके पास कि वो आपको कुछ पॉइंट्स देगा, आपको पूछेगा कि वो स्ट्रक्चर है या प्रवचर है। जैसे चलते हैं टॉपिक, स्टॉक और प्रवाह में अंतर। पहला पॉइंट पढ़ेंगे स्टॉक। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले दो वर्ड्स जानना जरूरी है। एक तो होता है समय का एक निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु का मतलब सर 1 जनवरी को 12 बजे, 31 मार्च को, 14 फरवरी को, फिक्स्ड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जिसका ना ओपनिंग टाइम होता है ना एंडिंग टाइम होता है, ओपनिंग ना क्लोजिंग, सिंपल सा पॉइंट ऑफ टाइम, उसको कहते हैं समय का निश्चित बिंदु। एक होता है समय की अवधि। समय की अवधि में क्या होता है भाई? सिंपल सा मसला ये है, समय की अवधि में भाई यहाँ 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, सुबह से लेकर शाम तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये है समय की अवधि, जिसका ओपनिंग टाइम भी होता है
और क्लोजिंग टाइम भी होता है। तो इसको बोलते हैं क्या, समय की अवधि। मैं एक बताता हूँ जैसे, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये जो मैंने पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट करी, मैंने पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट करी क्लास, ये हो गया समय का निश्चित बिंदु। अब कितने घंटे की क्लास होने वाली है, आधे घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, ये हो गई समय की अवधि। अब पढ़ते हैं स्टॉक। स्टॉक वह चर होते हैं जिन चर को आप समय के एक निश्चित बिंदु पे मापते हैं। किस पे मापते हैं? समय के निश्चित बिंदु पे। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भाई आपके घर पे जो टंकी रखी हुई है, पानी की टंकी जो रखी हुई है, उसमें कितना पानी होगा, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होगा भाई किस टाइम, सुबह में, दोपहर में, शाम में, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टॉक होता है। सुबह में अलग लेवल होगा, शाम को अलग होगा, दोपहर को अलग होगा। इसलिए अगर स्टॉक को जो है किस में मापा जाता है? समय के निश्चित बिंदु पे मापा जाता है। स्टॉक की समय अवधि नहीं होती। ओके सर, स्टॉक की समय अवधि नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, यानी कि स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, या फिर इस तरह कहा जाए कि स्टॉक प्रवाह पर निर्भर करता है, प्रवाह स्टॉक पर निर्भर करता है। कैसे सर स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है? भाई पानी की टंकी अभी हमने ली थोड़ी देर पहले, उसमें पानी भरा हुआ है, फुल फुल पानी भरा हुआ है, तो जो पानी का जो प्रवाह होगा, आउटफ्लो जो होगा, वो क्या होगा? फास्ट होगा, स्लो होगा? ऑफ कोर्स तेज होगा, क्योंकि पानी की टंकी पूरी भरी हुई है। वहीं अगर पानी की टंकी में जो है पानी कम होगा, तो पानी का प्रवाह भी क्या होगा? स्लो होगा। ठीक, ये तो हो गया पानी की टंकी का एग्जाम्पल। एक कोई वैसा एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस के अंदर जो है हमने बहुत पैसा लगा रखा है, बहुत पूंजी लगा रखी है। अब अगर पूंजी ज्यादा लगा रखी है हमारे बिजनेस के अंदर, तो वस्तु सेवाओं का प्रभाव भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके सर, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनका कोई स्टॉक का से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे आयात निर्यात। आयात निर्यात का क्या स्टॉक नहीं होता है। ओके सर, अब इसके एग्जांपल, गोदाम में रखे गेहूं, स्टॉक। इसके अलावा टंकी में रखा पानी, स्टॉक। हमारे बिजनेस की पूंजी, स्टॉक। नेक्स्ट, बैंक में रखा धन, ये क्या कहलाएंगे? सारे के सारे स्टॉक के उदाहरण हैं। ठीक है, अभी सारे पॉइंट मैंने आप आपको बताए थे स्टॉक से रिलेटेड। अब मैं बताऊंगा किससे रिलेटेड? प्रवाह से रिलेटेड। प्रवाह को मापा जाता है समय की अवधि में। भैया जैसे अगर आप पूछा जाएगा पानी में कितना, टंकी में कितना पानी भरता है, तो आपके पूछेंगे कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 3 घंटे में, समय की अवधि में। यानी प्रवाह को जो मापा जाता है, या प्रवाह का जो संबंध है समय की अवधि से है। ओके सर, लिखा हुआ भी है, समय की अवधि अवधि से है। और नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है समय अवधि का, जैसे प्रति घंटा, प्रति 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 वर्ष में। तो ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? प्रवाह से रिलेटेड है। प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। सर ये कैसे हुई बात? समझ, ये बात समझ नहीं आई। जैसे अभी तो हमने सीखा था स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, यानी स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रभाव भी ज्यादा होगा। अब है प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। भाई पानी की टंकी का एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। ये पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी में इनफ्लो बहुत तेजी से हो रहा है, मतलब पानी जिससे भरता है पाइप, आने वाला पाइप जो होता है, उससे पानी तेजी से भर रहा है। तो अगर तेजी से पानी भर रहा है तो स्टॉक भी जल्दी से, अगर फ्लो तेज होगा तो स्टॉक भी जल्दी बन जाएगा। वहीं अगर इसमें बूंद बूंद पानी निकल रहा है तो स्टॉक को बनने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो यानी प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। आयात निर्यात का केवल क्या होता है? प्रभाव होता है, इसका स्टॉक नहीं किया जाता। आय इनकम हो गई, समय की अवधि से रिलेटेड होती है, 1 महीने, एक हफ्ते, 1 साल। किससे रिलेटेड है? प्रवाह से। नदी में जल, निवेश, पूंजी पर ब्याज। यहाँ पर पूंजी था, यहाँ पूंजी पर ब्याज, समय की अवधि से रिलेटेड। टंकी के पानी का रिसाव, पानी का निकलना, क्या कहलाएगा? प्रवाह। यानी होपफुली आप लोगों को स्टॉक और प्रवाह में अंतर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह, रियल एंड नॉमिनल फ्लो। इसको समझते हैं किसके द्वारा? एक डायग्राम के द्वारा। भाई हम लोगों ने पहले भी सीखा था, जब इससे पहले वाली जो एनिमेटेड वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। एक उपभोक्ता क्षेत्र जो वस्तु सेवाओं का उपभोग करता है, उत्पादक क्षेत्र जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है, सरकार, और शेष क्षेत्र। इनको 4 क्षेत्र कहा था। अभी हम बात कर रहे हैं केवल किसके? घरेलू क्षेत्र की और उत्पादक क्षेत्र की। अब हम इधर की तरफ खड़े होते हैं। पहले हम फर्म है, हम कुछ चीज बनाना चाहते हैं, मोबाइल बनाना चाहते हैं, मैंगो को मोबाइल बनाते हैं। चलो, अब मैंगो को मोबाइल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? हमें जरूरत पड़ेगी पूंजी की, भूमि की, श्रम की, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहाँ चीजें रहती हैं? परिवार क्षेत्र में। यानी परिवार क्षेत्र से ये सारी की सारी सेवाएं जाएंगी कहाँ पर? फर्म की ओर। पूंजी हो गई, भूमि हो गई,
श्रम हो गया और उद्यमी हो गया, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से जाएंगी, कहाँ, परिवार क्षेत्र से फर्म उत्पादक क्षेत्र की ओर। ये लिखा है यहाँ से वेक्टर फॉर प्रोडक्शन, यहाँ से पहुंची। अब भाई कोई भी चीज फ्री में तो देगा नहीं भी। अब हम अगर मजदूर दिए हैं तो वो हमसे क्या मांगेगा, मजदूरी मांगेगा। भूमि हमसे क्या मांगेगी, किराया मांगेगी। और इसी तरह से जो मालिक है वो उसे क्या चाहिए, लाभ चाहिए, डिविडेंड चाहिए। तो उसको उनका बदले में भुगतान जाएगा। तो यहाँ से कहीं क्या, कारक सेवाएं, वहां से क्या आया, उनके भुगतान, उनके उसके लिए सेवा के बदले में भुगतान। तो ये जो कारक सेवाएं गई, ये कहलाएगा वास्तविक प्रवाह, पैसे की टर्म में नहीं है ये जो भुगतान करा हमने, ये सारे के सारे पैसे की टर्म में है, इसको कहेंगे मौद्रिक प्रवाह। दूसरा दोबारा समझते हैं एग्जांपल को। वस्तु सेवाओं का उत्पादन होगा फैक्ट्री कारखानों के अंदर, यहाँ पर उत्पादन हुआ, यहाँ से पहुंचेंगी वस्तु सेवाएं कहाँ पर, घरेलू क्षेत्र में। अब उसके बदले में भुगतान पहुंचेगा यहाँ से यहाँ पर। तो वस्तुएं सेवाएं पैसे की टर्म में नहीं है, वास्तविक प्रवाह। जबकि इसका भुगतान जो होगा वो पैसे की टर्म में, वो कौन सा प्रवाह कहलाएगा, मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा। जैसे कि ये रियल फ्लो, कैपिटल जाएगी, लेबर जाएगी, लैंड जाएगी, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, रियल फ्लो के। वहीं नॉमिनल के, इसके बदले में कैपिटल हमसे क्या मांगी, इंटरेस्ट, लेबर हमसे क्या मांगी, वेजेस, और लैंड हमसे क्या मांगेगी, रेंट। तो ये किसके हो गए, नॉमिनल फ्लो के एग्जाम्पल हो गए। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। अच्छा, अब है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। क्या होता है सर, भाई ऐसा होता है एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर निर्भर करता है। अगर मैं बात करूं घरेलू क्षेत्र की, घरेलू क्षेत्र वस्तुओं सेवाओं के लिए डिपेंड करता है किस पर, उत्पादक क्षेत्र पर। वहीं उत्पादक क्षेत्र कारक सेवाओं के लिए निर्भर करता है किस पर, घरेलू क्षेत्र पर। तो इसी को कहा जाता है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करता है, इसी को कहते हैं अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि उत्पादक क्षेत्र किसके लिए, कारक सेवाओं के लिए, और घरेलू क्षेत्र वस्तु सेवाओं के लिए डिपेंड करता है किस पर, उत्पादक क्षेत्र पर। इसी को कहा जाता है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। लिखा भी है देखो, ये फर्म, ये हाउस होल्ड यानी घरेलू, ये घरेलू जो यहां से जाएंगी कारक सेवाएं फर्म के पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज या इंटरप्रेन्योर। और यहां से जाएंगी वस्तु सेवाएं कहां पर, हाउस होल्ड सेक्टर पर। तो ये इस पर डिपेंड करता है, और ये इस पर डिपेंड करता है। इसी को कहा जाता है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। अच्छा, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है ये पैसे की टर्म वाला एग्जांपल नहीं है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज एंड गुड्स एंड सर्विस। तो मैं इसलिए इसको रियल फ्लो भी कह सकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। समावेश या भरण या वापसी इसको कहा जाता है। पहले समावेश कहें या भरण कहें, एक टॉपिक है, वापसी या शरण दूसरा टॉपिक है। समावेश किसे कहते हैं सर, समावेश ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे चर, ऐसे एलिमेंट जिससे इकोनॉमी के अंदर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, उसको कहते हैं समावेश। क्या कहलाता है, समावेश। ठीक है, और जैसे कि देख लेते हैं हम, समावेश उन चरों को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। निवेश, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। ओके, अगर मैं निर्यात करूंगा, निर्यात को ध्यान में रखकर उत्पादन करूंगा तो ज्यादा करूंगा, कम करूंगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट, सरकार भी खर्च कर रही है और परिवार भी वाले भी खर्च कर रहे हैं, और सरकार भी खर्च कर रही है और परिवार वाले भी खर्च कर रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी के अंदर वस्तु सेवाओं का उत्पादन ज्यादा होगा। वहीं वापसी वाले पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे इकोनॉमी के अंदर उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम बचत ज्यादा कर रहे हैं, अगर बचत मैं ज्यादा कर रहा हूं, तो इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि लोग बाग बचा ज्यादा रहे हैं। सर अगर हम आयात करेंगे, आयात करने का मतलब क्या होता है, दूसरी कंट्री से सामान खरीदना। जब दूसरी कंट्री से सामान खरीदेंगे तो इसका मतलब इंडिया का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, इसको क्या कहा जाएगा, वापसी कहलाएगा या शरण कहलाएगा। वहीं सरकार अगर टैक्स ज्यादा लगाएगी तो इससे भी इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसको समझते हैं किसके द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा। भाई ये है घरेलू क्षेत्र, ये है उत्पादक क्षेत्र, ये प्रोसेस चल रही है यहां से यहां तक, फ्लो चल रहा है। अब इस फ्लो के अंदर सेविंग अगर हो जाए, सेविंग हो जाए, टैक्स हो जाए, इंपोर्ट हो जाए, तो ये कहलाएगा क्या, वापसी या शरण, वापसी या शरण। जिस क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर जो ये प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस, ये क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। वहीं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, गवर्नमेंट भी खर्च कर रही है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो इससे इकोनॉमी के के अंदर जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसलिए इनको कहा जाएगा समावेश या भरण। ठीक है,
होपफुली आपको जो टॉपिक मैंने आप लोगों को इसमें पढ़ाए हैं वो सारे सारे समझ में आ गए होंगे। अच्छा, ये अगर जो पीडीएफ जो मैंने बनाई है अगर ये आपको अच्छी लग रही है तो इसके लिए एक टारगेट रखा है मैंने छोटा सा, कि आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल में नाम है, मैं उसको पिन कर दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड करना है। लेकिन वो डाउनलोड तब हो पाएगी जब उसमें 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अभी वो बनाया है चैनल, तो आपका सबसे पहले टारगेट ये है कि उसमें 1K सब्सक्राइबर करे जाए ताकि मैं उसकी पीडीएफ उस पर अपलोड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।